नमस्कार साथियों, मैं पवन पारा सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा मूल अधिकार, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब भाग 3 के बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग 4। भाग 4 देखो, भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख किया गया है। भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व राज्य के। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, इसके शब्द से ही पता लग रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के लिए नीति निर्माण में ऐसे कुछ नियम हैं जो राज्य नीति निर्माण में इनका ध्यान रखेगा। यानी राज्य जब भी, राज्य का मतलब मैं समझा चुका हूँ अब अनुच्छेद 12 के तहत, और अभी यहाँ समझेंगे। तो राज्य जब भी नीति निर्माण करेगा, कानून का निर्माण करेगा, तो वो नीति निर्देशक तत्वों को डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो राज्य के लिए एक निर्देश हैं, वो नीति बनाते समय इनका क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। जब भी वो कानून का निर्माण करेगा तो इनको मद्देनजर रखते हुए, इनके आधार पर, इनकी भावनाओं को समझते हुए कानून का क्या करेगा? निर्माण करेगा। अब बात करते हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के कौन से भाग में? 4 में। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो देखो साहब, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। कहाँ से? 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। अगर आपको याद रखने के लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ। वैसे कोई अपना तरीका नहीं होता, स्वयं का तरीका अपनाएं और बार बार पढ़ेंगे तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में? 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। तो इसके याद करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह होता है, उस शादी विवाह में नीति बताता है कौन? जो नाई होता है उसे अपने यहाँ छत्तीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्तीसा। तो छत्तीसा नीति बताने के कितने रुपए लेता है साहब? 51 रुपये लेता है। कितने लेता है? तो छत्तीसा नीति बताने के कितने रुपए लेता है? 51। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अगर बात करते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी जो विचारधारा या हमने कहाँ से ग्रहण किए, इनका जो विचार हमने किस देश के संविधान से लिया, तो हमने इन नीति निर्देशक तत्वों को का जो विचार या ग्रहण स्रोत, तो इनका स्रोत क्या है? स्रोत कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं। तो 1937 में जो आयरलैंड या आयरिश का संविधान बना था, उससे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो विचार है वो कहाँ से लिया है? आयरलैंड या आयरिश के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगर बात करें कि आयरलैंड ने कहाँ से लिए, तो आयरलैंड ने भी स्पेन के संविधान से लिए। आयरलैंड ने कहाँ से लिए? तो इसने स्पेन के संविधान से ग्रहण किए, स्पेन से ग्रहण किए। और हमने कहाँ से ग्रहण किए? हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं, और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। देखो साहब, अब नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के अगर हम थोड़ी सी इतिहास की बात करें तो देखो, जो ग्रैंडमैन ऑस्टिन है, ग्रैंडमैन ऑस्टिन ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार ये दोनों ही संविधान की सोल है, आत्मा है। अनुच्छेद 32 को तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, ग्रैंडमैन ऑस्टिन ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को ही संविधान की आत्मा कहा है।
ग्रेनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। तो अभी हम देखते हैं कि संविधान के भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51। इनका जो विचार या स्रोत हमने कहाँ से ग्रहण किए, आयरिश के संविधान से। अगर बात करें और आयरलैंड ने कहाँ से ग्रहण किए, तो स्पेन के संविधान से ग्रहण किए। देखो साहब, हमारी जो संविधान सभा के सलाहकार थे बी एन राव ने कहा कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनको 2 भागों में बांटा जाए। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने व्यक्तिगत अधिकारों को 2 भागों में बांटा, बाध्य योग्य और गैर बाध्य योग्य। तो बाध्य योग्य तो क्या हो गए, मौलिक अधिकार, और गैर बाध्य योग्य हो गए नीति निर्देशक तत्व। तो संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने बी एन राव ने व्यक्तिगत अधिकारों को 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। तो बी एन राव ने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। नंबर 1 बाध्य योग्य, बाध्य योग्य, या हम कह सकते हैं न्यायोचित। इन्हीं को क्या कह सकते हैं, न्यायोचित। और दूसरा इसने बांटा गैर न्यायिक या गैर बाध्य योग्य, इन्हें कह सकते हैं गैर न्यायोचित। तो बी एन राव ने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। जो बाध्य योग्य थे वो बने मौलिक अधिकार, वो क्या कहलाए, वो मौलिक अधिकार कहलाए, मौलिक अधिकार कहलाए। और ये कौन से भाग में है, भाग 3 में। और जो गैर बाध्य योग्य हैं वो कहलाए नीति निर्देशक तत्व। क्या कहलाए साहब, नीति निर्देशक तत्व। क्या कहलाए, नीति निर्देशक तत्व कहलाए। और ये कौन से भाग में शामिल किए गए, भाग 4 में शामिल किए गए, भाग 4 में शामिल किए गए। किस में शामिल किए गए, भाग 4 में शामिल किए गए। और जो तेज बहादुर सप्रू थे उन्होंने भी संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने की बात कही गई थी। क्या कही गई थी, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी। इस तरीके से अगर हम बात करें आगे कि नीति निर्देशक तत्वों को बाध्य योग्य क्यों नहीं बनाया गया, उस समय जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इनको बाध्य योग्य क्यों नहीं बनाया गया, बाध्य योग्य क्यों नहीं, क्योंकि इनका उल्लंघन होने पर कहाँ नहीं जा सकते हम, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते।
तो हम कह सकते हैं, इनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं DPSP, DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जब भी मैं लिखूंगा इनको ऐसे लिखूंगा, तो DPSP बाध्य योग्य या हम कहें न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। यानी नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं साहब? बाध्य योग्य या प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण नहीं ले सकता। इसलिए नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? न्यायालय में अप्रवर्तनीय या अबाध्य योग्य हैं। अगर बात करें कि ऐसा क्यों किया गया, इनको बाध्य योग्य क्यों नहीं बनाया गया, तो देखो हम बात करें कि जब हम स्वतंत्र हुए थे तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि इनको वो उस समय प्रभावी कर सके, इनको लागू कर सके। तो ये भविष्य पर छोड़ दिया गया। किस पर छोड़ दिया गया? भविष्य पर छोड़ दिया गया कि राज्य इन्हें भविष्य में क्या करेगा? लागू करेगा। दूसरी बात, हमारे भारत में इतनी विविधता थी कि उस समय की परिस्थितियों में इन्हें लागू करना भी संभव नहीं था। क्या नहीं था? संभव नहीं था। और हमारे भारत में जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। और कुछ नीति निर्देशक तत्व जैसे हम पढ़ेंगे समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, तो उसको अल्पसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता था। बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता था। इसलिए कहा गया कि भविष्य में जब उनकी इच्छा होगी, उनकी मन मर्जी के अनुसार ही इसको क्या कर दिया जाएगा? प्रभावी कर दिया जाएगा। और राज्य की ये भविष्य में उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया कि राज्य भविष्य में अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें क्या करेगा? लागू करेगा। तो भारत के पास उस समय क्या नहीं थे? उचित संसाधन नहीं थे। क्या नहीं थे? उचित संसाधन नहीं थे। और भारत की स्वतंत्रता के समय बहुत सारी समस्याएं थी, विघटनकारी समस्याएं थी, इसलिए उस समय इन्हें लागू करना संभव नहीं था। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को बाध्य योग्य या प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया था। अगर बात करें कि नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो देखो जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। क्या करते हैं? मौलिक अधिकार राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं। क्या है साहब? तो अगर इनकी प्रकृति देखें तो इनकी प्रकृति कैसी है? नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो है सकारात्मक। कैसी है? सकारात्मक है। सकारात्मक क्यों है? क्योंकि यह राज्य को कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं। क्या करते हैं साहब? निर्देश देते हैं। यानी उसकी शक्तियों में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। करने से रोकते नहीं है, यानी कुछ करने से, यह काम या कार्य करने से
से रोकते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं, यानी उसको कार्य करने से क्या नहीं करते, रोकते नहीं हैं, कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं। कुछ करने के लिए क्या करते हैं, सॉरी बाध्य नहीं, एक निर्देश देते हैं। क्या देते हैं, निर्देश देते हैं। इसलिए हम बात करें मौलिक अधिकार कैसे हैं, सकारात्मक है। कैसे हैं, सकारात्मक प्रकृति के हैं, ये नकारात्मक प्रकृति के नहीं है। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति, सॉरी नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, इनकी प्रकृति है साहब सकारात्मक। कैसी है, सकारात्मक। अब बात करते हैं कि मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, 36 से 51 तक। कहाँ तक हैं, 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। अब बात करें अनुच्छेद 36, 36 में क्या है, अनुच्छेद 36, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अभी हम बार बार राज्य पढ़ेंगे तो इसमें भी क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की या राज्य की परिभाषा है। 36 में क्या है साहब, राज्य की परिभाषा है। अब देखो इसमें कहा गया है कि जब तक उपबंध, इसमें कहा गया जब तक अन्यथा ना हो, यानी जब तक इसमें अलग से कोई परिभाषा ना जोड़ी जाए, जब तक राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 के तहत है। तो राज्य की यहाँ पर अलग से डिफाइन नहीं किया गया है, ये कह दिया गया है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के लिए अनुच्छेद 12 के तहत है। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 12 में है। यानी इसमें जो राज्य की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, परंतु इसमें कहा गया है कि इसमें राज्य का वही अर्थ है, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के लिए अनुच्छेद 12 के तहत है। यानी अलग से परिभाषा नहीं दी गई है और हम राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में खूब अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। हमने उसमें देखा था कि राज्य के अंतर्गत संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विधानमंडल, जो स्थानीय संस्थाएं, और हमने राज्य की कहा कि एक व्यापक शब्द है, वहाँ को डिटेल से पढ़ा कि जो भी नियम बना सकता है, उनके पालन करवाने की शक्ति रखता है, वो किस में आता है, राज्य के अंतर्गत आता है। उसे आदेश देने और पालन करवाने की शक्ति है, वो राज्य के अंतर्गत आता है। हमने कहा कि जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है या मान्यता प्राप्त है, वो राज्य के अंतर्गत आता है। तो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, एनजीओ, प्राकृतिक गैस संगठन हैं और डाक है, पोस्ट है, जितनी भी तेल कंपनियां वगैरह सारी, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं, राज्य के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके से देखा। परंतु अगर सवाल आए कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 13 और ऑप्शन नंबर 36 और ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अब यहाँ पर देखा जाए कि भाई 12 होगा, 13 होगा, 36 होगा, तो समस्या यहाँ खड़ी होती है। तो देखा जाए तो अनुच्छेद 36 में परिभाषा नहीं दी गई है, परिभाषित तो कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 12 में ही परिभाषित किया गया है। 36 में तो क्या कहा गया है, मूल रूप से परिभाषित कहाँ किया गया है, 12 में। 36 में तो ये कहा गया है कि जो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा है राज्य की, वही परिभाषा भाग 4 के लिए है। बाकी मूल रूप से कहाँ परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 12 में। परंतु इस तरीके से ऑप्शन आ जाए, अगर इनमें से 12 और 36 में से एक चुनना हो तो आंसर क्या होगा, 12। परंतु अगर इस तरीके से वो ऑप्शन रखता है कि 12
36 और दोनों, तो फिर इनमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? दोनों ही होगा, कि दोनों में ही राज्य की परिभाषा दी गई है। इस तरीके से इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 37। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 कहता है कि जो डीपीएस हैं, डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी, ये खुद कहता है कि ये कैसे नहीं है? बाध्य योग्य नहीं है, बाध्य योग्य नहीं है, बाध्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 कहता है कि जो डीपीएसपी हैं वो कैसे नहीं है? बाध्य योग्य नहीं है, परंतु राज्य का वो कर्तव्य है, परंतु राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वह नीति निर्माण करते समय, नीति निर्माण करते समय राज्य का कर्तव्य है कि वो नीति निर्माण करते समय इनका ध्यान रखेगा, यानी राज्य का ये कर्तव्य है। देखो, अनुच्छेद 37 स्वयं कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कैसे नहीं है? बाध्य योग्य नहीं है, यानी प्रवर्तनीय नहीं है, और इनको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते? कोर्ट नहीं जा सकते। परंतु इसमें कहा गया है कि राज्य नीति निर्माण करते समय, कानून का निर्माण करते समय इनका क्या रखेगा साहब? ध्यान रखेगा। क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। वो इनके अनुसार क्या बनाएगा? कानून बनाएगा। ये अनुच्छेद किसमें कहा गया है? 37 में कहा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 38। कौन सा? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 ये कहा गया कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, समाज का ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? कल्याण करेगा। क्या करेगा? राज्य लोक कल्याण की, लोक कल्याण की अभिवृद्धि कर देगा, वृद्धि करेगा तथा सामाजिक आर्थिक लोक कल्याण की वृद्धि करेगा तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। और न केवल व्यक्तियों में, प्रत्येक चाहे कंपनी हो वहां पर भी क्या होगा? आर्थिक न्याय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑफिस हो, वहां हर जगह वो आर्थिक न्याय की बात करता है। ये कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्य करेगा कि लोगों का क्या हो? भला हो, लोगों का विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो? भला हो, विकास हो।
वो अपने राज्य के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या करेगा, स्थापना करेगा। क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या करेगा, स्थापना करेगा। इस तरीके से राज्य इनका क्या करेगा, इस तरीके से इनका संचालन करेगा, नीति का निर्माण करेगा कि समाज के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, प्रस्तावना के अंतर्गत देखा था कि इन न्यायों की बात, 3 न्यायों की बात प्रस्तावना में हुई है। तो ये अनुच्छेद प्रस्तावना को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, यानी इन 3 न्यायों का उल्लेख प्रस्तावना के साथ साथ अनुच्छेद 38 में और 38 के साथ साथ प्रस्तावना में, दोनों जगह इन 3 न्यायों का उल्लेख किया गया है। अब बात करें थे इसमें एक और है 38(2). इसमें कहा गया है कि राज्य असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। यानी समाज के अंदर जो असमानताएं फैली हुई हैं, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय हमारे देश के अंतर्गत बहुत सारी असमानताएं थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धर्म, भाषा पर आधारित बहुत सारी असमानताएं थी। तो राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य की ये ड्यूटी है कि जो समाज के अंतर्गत असमानताएं व्याप्त हैं उन्हें वो धीरे धीरे कम करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, कम करेगा। तो इसमें क्या कहा गया है, राज्य असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, या हम कह सकते हैं समानता लाने का प्रयास करेगा। इसी बात को कैसे कह सकते हैं कि समानता लाने का प्रयास करेगा। तो 38(2) कहता है कि राज्य जो समाज के अंतर्गत जो असमानताएं व्याप्त हैं उन्हें क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। इस तरीके से अनुच्छेद 38 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 देखो, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कई सारे प्रावधान हैं, उनको अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो एक है अनुच्छेद 39(a), दूसरा है 39(b) और 39(c). और बात करें 39(d) और 39(e) और F। 39(e) और 39(f). 39(f) इस तरीके की इसमें 6 प्रावधान हैं। देखो 39(1)(a) स्मॉल वाला, अभी कैपिटल वाला भी आएगा। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य पुरुष और स्त्रियों के लिए समान जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। यानी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ऐसा नहीं कर सकता वो केवल महिलाओं को ही रोजगार दे या महिलाओं को ही अवसर उपलब्ध कराए, पुरुषों के ना कराए, या पुरुषों को कराए या महिलाओं के नहीं कराए। तो इसमें कहा गया है कि राज्य
इसमें स्त्री व पुरुष के लिए समान आजीविका के स्त्री और पुरुष के लिए समान आजीविका के साधन या अवसर, आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा। यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान आजीविका के क्या कराएगा, अवसर उपलब्ध कराएगा। ये अनुच्छेद कहता है 39A। क्या कहता है? 39A। अगर हम बात करें 39B कहता है कि राज्य भौतिक संसाधन राज्य के अंतर्गत संपत्ति, धन वगैरह जो संसाधन हैं, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करेगा कि सभी का भला हो और समानता की स्थापना हो। तो राज्य किसका? भौतिक संसाधनों का। तो राज्य भौतिक संसाधनों का उत्पादन व वितरण इस प्रकार से करेगा, कि समाज में समानता स्थापित हो और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। यह अनुच्छेद कहता है कौन सा? 39B। कौन सा कहता है? 39B। अब बात करें यदि 39C की, तो ये कहता है कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा या करे कि धन का केंद्रीकरण ना हो। धन का क्या ना हो? केंद्रीकरण ना हो। यानी राज्य अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरीके से करेगा कि धन का केंद्रीकरण ना हो, संकेंद्रण ना हो, अर्थात क्या हो? विकेंद्रीकरण हो। तो राज्य अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा कि धन का केंद्रीयकरण ना हो, अर्थात विकेंद्रीयकरण हो। ये कहा गया है। देखो 39B। देखो राज्य भौतिक संसाधन, जैसे मान के चलो जो भौतिक संसाधन है उनका वितरण इस प्रकार से करेगा कि समाज में क्या स्थापित हो जाए, समानता स्थापित हो जाए और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? कल्याण। जैसे हमारा जैसे किसी के खेत में कोई खनिज निकले आया, कोई गैस निकले आई, तो वो तो कहे कि भाई मेरा इस पर अधिकार होगा।
किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि मेरे खेत में निकली है। तो सरकार ने इसके लिए प्रावधान कर दिया है कि इसे अपने नियंत्रण में कौन ले लेगी? गवर्नमेंट ले लेगी, क्योंकि अगर एक के नियंत्रण में आ गया तो वो क्या हो जाएगा? उसके पास पैसा हो जाएगा, बाकी के लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो समाज में क्या फैलेगी? असमानता फैलेगी। और राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा, राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा कि जो धन है वो कुछ लोगों पर न जाए। कैसे जाए? समान लोगों पे जाए। तो राज्य यानी ये समाजवाद की स्थापना की बात करता है। किसकी बात करता है? समाजवाद की स्थापना की बात करता है। और ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था हमारी कैसी होनी चाहिए? समाजवाद की होनी चाहिए। अगर बात करें, देखो, अगर नीति निर्देशक तत्वों में ये दोनों मौलिक अधिकार ऐसे हैं, दोनों अनुच्छेद 39 बी और सी ऐसे हैं जिनको मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। क्या दी गई है? फंडामेंटल राइट्स पर क्या दी गई है? प्राथमिकता दी गई है। कैसे दी गई है? इस तरीके से दी गई है क्योंकि अनुच्छेद 31C कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 31C कहता है, इसे 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्या कहता है? अनुच्छेद 31C कहता है कि अनुच्छेद 39B व अनुच्छेद 39C को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 व 19 का अतिक्रमण उल्लंघन हो सकता है, यानी हम बात करें अनुच्छेद 39B और C को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। और इसे कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया 25वें संविधान संशोधन 1971 में। ये प्रावधान कब किया गया? 1971 में प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 31C जोड़ करके इसमें प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए अनुच्छेद यदि 14 और 19 का उल्लंघन हो सकता है तो हो सकता है, ये इस आधार पर वैध नहीं होगा कि इनके कारण मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो इसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये 25वां संविधान संशोधन ठीक है। और वर्तमान में यही है कि अनुच्छेद 39B और C को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। अब बात करते हैं 39D। ये कह रहा है कि महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अरे भैया, स्वतंत्रता से पहले ऐसा माना जाता था कि महिला क्या करती हैं? कम काम करती हैं और पुरुष अधिक कार्य करते हैं, इसलिए महिलाओं को कम पेमेंट दिया जाता था और पुरुषों को अधिक पेमेंट दिया जाता था। इस तरह की विचारधारा को, मानसिकता को समाप्त करने के लिए आज भी ऐसा माना जाता है कि महिला कम काम करती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। महिला पुरुषों से अधिक और अच्छा कार्य करती हैं। और आजकल देखा होगा जितनी भी ऑफिस वगैरह होती हैं वहाँ पर जो काउंटर पर जो हमारी देवी बैठी रहती हैं वो भी कौन ही होती हैं? महिला होती हैं। कौन होती हैं? महिला। तो पुरुषों से अच्छा और बढ़िया कार्य करके देती हैं। इसलिए इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39D में कि महिला समान कार्य के लिए महिला व पुरुष को
समान वेतन उपलब्ध कराएगा, समान वेतन उपलब्ध कराएगा, ये कहा गया है इस अनुच्छेद में, यानी अनुच्छेद 39D। तो महिला, और देखो 39B सबसे महत्वपूर्ण है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें ई की, इसमें कहा गया है कि पुरुष और महिला और बालकों को ऐसे कार्यों पर नहीं जाना पड़े, ऐसा मजबूर ना होना पड़े कि उनकी जीवन या स्वास्थ्य क्या हो, खतरे में हो। अरे भैया, व्यक्तियों को ऐसे कार्यों पर ना जाना पड़े कि किसी को अपनी किडनी, किसी को अपनी आंख बेचनी पड़े, ब्लड देना पड़े, ब्लड बेचना पड़े, देना नहीं बेचना पड़े। तो इसमें कहा गया है कि पुरुष व महिला तथा बालकों को ऐसे कार्यों में कार्य करने के लिए मजबूर ना होना पड़े, जो उचित नहीं है। ये कौन से में, ई में। इसमें कहा गया है कि राज्य बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेगा। बालकों का क्या हो, सर्वांगीण विकास, युवकों का सर्वांगीण विकास हो। तो इसमें कहा गया है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेगा। किसके लिए कार्य करेगा? राज्य बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए या उचित विकास, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक विकास के लिए कार्य करेगा, उस समय से बालकों के लिए। देखो, अनुच्छेद 39 में 6 बातें हैं, 6 उपभाग हैं, उनको देखते हैं। 39(1) क्या कहता है? स्मॉल वाला, छोटा वाला, ये कहता है कि राज्य स्त्री और पुरुष को लिए समान जीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य महिला और पुरुष दोनों के लिए समान आजीविका, समान धंधे, समान क्या कराएगा? अवसर उपलब्ध कराएगा। बी कहता है कि राज्य भौतिक संसाधनों का, जो संपत्ति है, धन है, भूमि है, उसका वितरण इस प्रकार से करेगा कि समाज के अंदर एक समानता की क्या हो? स्थापना हो। किसकी स्थापना हो? समानता की स्थापना हो। और समानता की, इसको 42वें के द्वारा जोड़ा गया लास्ट में, समानता की स्थापना हो और लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या हो? कल्याण हो। लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या हो? कल्याण हो। इस तरीके से वो भौतिक संसाधनों का बंटवारा करेगा। सी में कहा गया है कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरीके से करेगा कि धन का केंद्रीकरण ना हो, यानी धन कुछ लोगों पर, चंद लोगों पर, कुछ व्यक्तियों पर ना जाए। तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो अधिक पैसा कमाता है उस पर अधिक टैक्स लगाते हैं, और जो पैसा प्राप्त होता है उसे गरीबों में सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में गवर्नमेंट देती है। और डी कहता है कि महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। और बी और सी को, दोनों को, अनुच्छेद 39 बी और सी को मौलिक अधिकारों पर क्या दी गई है? प्राथमिकता दी गई है। यानी अनुच्छेद 39 और बी और सी के कारण यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार था कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो कानून को अवैध घोषित कर सकता था। परंतु इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि बी और सी के कारण
बी और सी के कारण मौलिक अधिकारों का, खासकर अनुच्छेद 14 और 19 का क्या हो रहा हो, अतिक्रमण हो रहा हो, तो वो हो सकता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में इस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समाज के कल्याण से संबंधित है, समाज के विकास से संबंधित है और हमारी समाजवादी राज्य की स्थापना से संबंधित है। इसलिए इन दोनों की बात को स्वीकार कर लिया गया और ये प्रावधान अनुच्छेद 31 में, जब हम अनुच्छेद 31 पढ़ रहे थे तो उसमें भी पढ़ा था, और इसे कब जोड़ा गया, तो 25वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। डी में महिला और पुरुष, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर समान कार्य कर रहे हैं समान पोस्ट में, जैसे अगर महिला सेकंड ग्रेड टीचर है और पुरुष भी सेकंड ग्रेड टीचर है, तो उन्हें समान वेतन मिलेगा, वेतन के साथ उन्हें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये बात अलग है कि प्राइवेट क्षेत्र में महिला उसी कार्य को कम वेतन में कर देती है। क्या कर देती हैं? कम वेतन में कर देती हैं। तो ये महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। और बॉलीवुड वगैरह में हम सुनते रहते हैं कि उन्हें इतना पेमेंट दिया गया, महिलाओं को कम दिया गया, और आजकल महिला थोड़ा आगे आ रही है, महिला कह रही है हमें भले ही 1 रुपये ज़्यादा दो परंतु पुरुषों से ज़्यादा दो। ये भी थोड़ा सा गलत है। और ई में कहा गया है कि पुरुष और महिलाओं को ऐसे कार्यों पर कार्य करने के लिए मजबूर ना होना पड़े जहां उनका जीवन खतरे में हो, अनुचित हो, जहां उनका स्वास्थ्य खतरे में हो, इस तरीके से। और ऐप में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य क्या करेगा? कार्य करेगा, उचित कदम उठाएगा। इस तरीके से हमारा अनुच्छेद 39 कंप्लीट होता है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है और इसकी आगे की चर्चा करेंगे अगले अनुच्छेद में, अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।